हेलो दोस्तों, मैं अभिलाष त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2015 के प्राथमिक स्तर के पेपर में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। देखते हैं सीटेट 2015 के प्रीवियस ईयर पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर कितना महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है शैशव काल की अवधि है। पहला क्वेश्चन है शैशव काल की अवधि है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, थोड़ा टफ पेपर है। सारे ऑप्शन एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप लोग आंसर देना और आप अपना अपना स्कोर कार्ड हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पहला क्वेश्चन है शैशव काल की अवधि है। पहला ऑप्शन दिया है जन्म से 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया है जन्म से 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया है जन्म से 3 वर्ष और चौथा ऑप्शन दिया है 2 से 3 वर्ष तक। तो दोस्तों, शैशवा काल अवधि जो होती है वो कितनी होती है? 0 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। शैशवा काल 0 से 2 वर्ष तक शैशवा अवस्था जो होती है 0 से 6 वर्ष तक की होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन ध्यान से देखना, शैशव काल की अवधि। तो दोस्तों, शैशव काल जो होता है ये कितना होता है? जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खाली स्थान अवस्था में होता है। जीन पियाजे से मैंने, जैसा कि आप लोगों को बहुत बार बताया है कि जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, अल्बर्ट बंडूरा, इनसे क्वेश्चन जरूर बनना है पेपर में। तो दोस्तों, पूछा है पियाजे की किस एज में 0 से 2 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया है जो पियाजे हैं, पियाजे की कितनी स्टेज है? पियाजे ने 4 स्टेज बताई हैं। कौन कौन? पहली इन्होंने बताई है इंद्रिय जनित या संवेदी गामक अवस्था, दूसरी बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी बताई है इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी इन्होंने बताई है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों, जो ये 2 से 7 वर्ष के बीच में दिया है ये पियाजे की सेकेंड स्टेज है और जिसका नाम क्या है आप सभी परिचित होंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आशा करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विकास खाली स्थान से फिर खाली स्थान की ओर बढ़ता है। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है सामान्य से विशिष्ट, दूसरा ऑप्शन दिया है जटिल से कठिन, तीसरा ऑप्शन दिया है विशिष्ट से सामान्य और चौथा ऑप्शन दिया है साधारण से आसान। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो विकास होता है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकास यहाँ पे हो जाएगा आपका सामान्य और यहाँ पे हो जाएगा विशिष्ट। तो ये एक पूरी लाइन बन जाएगी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेता है तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर को प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे एक बार फिर दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेता है तो वे बच्चे वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। अब ऑप्शन देखेंगे क्या कह रहा है। ऑप्शन पहला दिया है समीपस्थ विकास, दूसरा ऑप्शन दिया है सहयोग देना, तीसरा ऑप्शन दिया है सहभागी अधिगम और चौथा ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोग देना। इसको क्या बोलते हैं? सहयोग देना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया है। देखेंगे,
नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा, स्कीमा के को ही हिंदी में बोला जाता है अवधारणा। तो क्वेश्चन क्या है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। देखेंगे ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है अनुकूलन, दूसरा है आत्मसातकरण, तीसरा है समायोजन, चौथा है अहम केंद्रितता। तो दोस्तों, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया है समायोजन, ये क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान के बजाय फिर खाली स्थान अधिक है। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान के बजाय फिर खाली स्थान अधिक है। ऑप्शन देखेंगे, अहम केंद्रित, फिर कामा सामाजिकृत। अगला दिया है समायोजकृत, कामा अहम केंद्रित। अगला दिया है जीववादी और सामाजिकृत। अगला ऑप्शन दिया है परिपक्व और अपरिपक्व। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? सामाजिकृत और अहम केंद्रित। देखेंगे, मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत की बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना कि जो मध्य बाल्यावस्था होती है उसमें भाषा जो होती है सामाजिकृत की बजाय अहम केंद्रित यानी कि स्वयं में विलीन अधिक होती है बजाय कि सामाजिकृत के। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। अगला ऑप्शन दिया है बच्चों को एक कोने में बैठाना। अगला दिया है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। अगला है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या चीज शामिल होती है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, ये आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत दोस्तों, ये जैसा बी ऑप्शन दिया है बच्चे को एक कोने में बैठाना, ऐसी कोई बात नहीं होगी, या प्रतिबंधित परिवेश का में अधिगम, ये भी नहीं होगा, और वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल ना हो, ये भी नहीं होगा। बाल केंद्रित शिक्षा यही कहती है कि जिसमें बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाए और बच्चे को केंद्र मानकर, सेंटर मानकर पढ़ाया जाए, वो होती है हमारी बाल केंद्रित शिक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सबसे सटीक है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा, देखेंगे, कक्षा अध्यापक में राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में खाली स्थान बुद्धि उच्च स्तरीय थी। देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से है, लेकिन यहाँ ना तो हार्वर्ड गार्डनर का नाम लिखा है और ना ही उनका कोई थिंक मिल रहा है कि कहाँ से कैसा है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, उन्होंने अनेक प्रकार की बुद्धियां बताई हैं, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक बार फिर देखेंगे, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में खाली स्थान बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो देखेंगे, ऑप्शन पहला है स्थानिक बुद्धि, दूसरा है शारीरिक गतिबोधक, अगला है संगीतमय और अगला ऑप्शन है भाषाई। तो जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, आप सभी जानते होंगे कि उसने मधुर संगीत बजाते हुए देखा, तो इसमें कौन सी बुद्धि होगी? संगीतमय बुद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर समझेंगे। एक शिक्षक यह समझता है कि जो लड़के होते हैं वो गणित में अच्छे होते हैं लड़कियों की अपेक्षा, तो यह क्या दर्शाता है? पहला है ऑप्शन नीतिपरक, अगला है लिंग या जेंडर पक्षपाती, अगला है शिक्षाप्रद, अगला है सही दृष्टिकोण वाला। तो दोस्तों इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, लिंग जेंडर पक्षपाती। जैसा कि मैंने आप लोगों को
बहुत बार रिपीट किया है कि जेंडर रूढ़िबद्धता से एक क्वेश्चन आपके बाल विकास के सेक्शन में जरूर बनना है, तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइए। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जेंडर या लिंग पक्षपाती, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खाली स्थान को के अनुरूप बदलना चाहिए। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खाली स्थान को फिर खाली स्थान के अनुरूप बदलना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है बच्चे व्यवस्था, अगला ऑप्शन दिया है व्यवस्था बच्चे, अगला ऑप्शन दिया है परिवेश और परिवार, अगला ऑप्शन दिया है बच्चे और परिवेश। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा मानती है। देखेंगे, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था, यहां पे हो जाएगा व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। देखेंगे, ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है तालमेल बैठाने वाले की, अगला है संप्रेषक और व्याख्याता की, अगला है सुगमकर्ता की, अगला है निर्देशक की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सुगमकर्ता की। सुगमकर्ता की एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। ध्यान देना दोस्तों, नहीं है पूछा है। कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, अगला ऑप्शन दिया है उच्च आत्म क्षमता, अगला ऑप्शन दिया है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अगला है अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो कौन सी विशेषता जो है ये प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है, नहीं है पूछा है, निगेटिव बात पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, वो उच्च स्तरीय बच्चे होते हैं। तो आपका आप ये भी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं होगी, और उच्च आत्म क्षमता ये भी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता होगी, और ये ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है ये भी आपकी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता होगी। लेकिन यहां से क्वेश्चन में पूछा है कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया है ये आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर होगा। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, ये चीज प्रतिभाशाली बच्चों में नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कोहलबर्ग के सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। ध्यान से देखेंगे एक बार फिर क्वेश्चन को। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है अंतर्निहित संभावित दंड, अगला ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, अगला ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत मूल्य, अगला ऑप्शन दिया है पारिवारिक अपेक्षाएं। तो दोस्तों जो कोहलबर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर में नैतिकता होती है वो क्वेश्चन नंबर 13 में किस में होगी। क्वेश्चन नंबर 13 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो कोहलबर्ग का पूर्व परंपरागत स्तर होता है, कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए हैं, कौन कौन से, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। तो पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत दोस्तों दंड एवं आज्ञा पालन नैतिकता होती है, दंड एवं आज्ञा पालन के अनुसार आती है। तो इसी हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए अंतर्निहित संभावित दंड, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये इनकी पहली स्टेज होती है पूर्व परंपरागत स्तर, और दूसरी स्टेज इनकी होती है परंपरागत स्तर, और तीसरी स्टेज इनकी होती है उत्तर परंपरागत स्तर। याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों की वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ऑप्शन देखेंगे, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, अगला ऑप्शन दिया है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, अगला ऑप्शन दिया है कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, अगला है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना।
तो जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में आपका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? याद रखना क्या पूछा है, बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। देखेंगे ऑप्शन, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। अगला ऑप्शन दिया है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। अगला ऑप्शन दिया है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। अगला ऑप्शन दिया है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से बढ़ते हैं। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, आकलन सत्र की समाप्ति में करना चाहिए। अगला ऑप्शन दिया है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अगला ऑप्शन दिया है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। अगला ऑप्शन दिया है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी द्वारा करना चाहिए। तो दोस्तों आकलन के संदर्भ में सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा? जो क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 के आप में ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है आपका, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया होनी चाहिए, ये आपका बिल्कुल सबसे उपयुक्त तरीका होगा। जो आकलन होना चाहिए बच्चों का, वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ ही चलता रहना चाहिए, उसके अंदर ही अंतर्निहित होना चाहिए। ये आपका बिल्कुल ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आकलन एक बार किया जाए सत्र की समाप्ति में, या 2 बार किया जाए, या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कराया जाए, ऐसी कोई बात नहीं होगी। जो आकलन होना चाहिए ये शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी से संबंधित पूछ रहा है, कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे, पहला है अपसारी चिंतन, दूसरा है अभिसारी चिंतन, तीसरा है सामवेगिक चिंतन और चौथा है अहमवादी चिंतन। तो दोस्तों सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी से जो संबंधित है ये कौन सा होगा? आप सभी इससे परिचित होंगे। ऑप्शन नंबर ए, अपसारी चिंतन, इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा रखा है। आप वीडियोज में जाकर वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैंने आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में बताई हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? वाइगोत्स्की के संबंध में पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखेंगे ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। अगला ऑप्शन दिया है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षित पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। अगला है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। अगला है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो ये वाली चीज़ बिल्कुल गलत हो जाएगी, ये चीज़ भी आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 में जो होगा आकर्षित दंड वाली भी बात आपकी गलत हो, पुरस्कार वाली भी बात गलत हो जाएगी। ऐसा नहीं है बच्चों को पुरस्कार नहीं देना चाहिए, बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को नियमित तौर पर पुरस्कार ही देना चाहिए तभी वो सीखेंगे, तभी वो पढ़ेंगे। ऐसी कोई सी बात नहीं होगी। ये वाला भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वाइगोत्स्की के संदर्भ में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो बच्चे होते हैं ये समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। जो वाइगोत्स्की ने अपना सिद्धांत दिया था सामाजिक विकास का सिद्धांत, इनके सिद्धांत का ही नाम था सामाजिक विकास का सिद्धांत। इनका कहना क्या था कि जो बच्चे होते हैं ये समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के संदर्भ में ऑप्शन नंबर ए इसमें इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं।
अगला ऑप्शन दिया है चिंतन में वयस्कों की बात ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। अगला ऑप्शन दिया है रीते अगला ऑप्शन दिया है रीते बर्तन के समान होते हैं, जो बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। अगला है निष्क्रिय जीव होते हैं, जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो दोस्तों बच्चों के संदर्भ में पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो बच्चे होते हैं वे जिज्ञासु प्राणी होते हैं, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। अगला ऑप्शन दिया है बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। अगला ऑप्शन दिया है बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। अगला ऑप्शन दिया है बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए अगला ऑप्शन दिया है दोस्तों बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उन्हें चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान ना दें। तो दोस्तों त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो लाइन है ये एनसीएफ की लाइन है। एनसीएफ में क्या कहा गया है, एनसीएफ में एक लाइन लिखी है जो त्रुटियां होती हैं ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा या अभिन्न अंग होती हैं। ये आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कक्षा में सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, ध्यान देना, पहला ऑप्शन दिया है कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दे। अगला है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें और उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और अगला ऑप्शन आपका दिया है उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। ये वाली बात भी आपकी गलत हो जाएगी। और अगला ऑप्शन दिया है अपने शिक्षार्थियों, ये भी गलत हो जाएगा और उन्हें कड़े दंड दें, ये भी बात गलत हो जाएगी। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके खाली स्थान में विभिन्नता के कारण है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। जो सुरेश है वो सामान्य रूप से शांत कमरे में पढ़ना चाहता है, लेकिन जो मदन है वो अपने मित्रों के साथ समूह में पढ़ना चाहता है। यह उनके विभिन्नता के कारण, उनमें जो विभिन्नता है दोनों में, इसका क्या कारण है पहला देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है मूल्यों, दूसरा है अभिक्षमता, तीसरा है अधिगम शैली, चौथा ऑप्शन है परावर्तकता स्तर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम शैली। जो इनमें भिन्नता का कारण है, भिन्नता का कारण क्या है, अधिगम शैली। ये बच्चे जो हैं अपने अकॉर्डिंग उनकी अधिगम शैली में भिन्नता है, इसीलिए मदन जो है वो समूह में पढ़ना पसंद करेगा और जो सुरेश है वो बंद कमरे में पढ़ना चाहता है। तो इनकी अधिगम शैली में भिन्नता है, इसी कारण इनमें ये भिन्नता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है भारत में भाषिक भिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दिए हैं।
पहला ऑप्शन दिया है शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। गलत बात हो जाएगी, दंडित करने वाली कोई बात नहीं होगी। आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन दिया है विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा में के लिए अपनाई जा रही हो। ये वाली बात भी गलत हो जाएगी कि ऐसे ही बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा विद्यालय की भाषा मैच करती हो। ये वाली बात भी नहीं होगी। आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन दिया है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये वाली बात हो सकती है, लेकिन अभी चौथा ऑप्शन भी देखेंगे हम लोग। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 में दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। तो क्वेश्चन नंबर 23 में जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये वाली बात इसमें बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ये चीज मैं आप लोगों को पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में बता चुका हूं। प्रकृति और पोषण से क्या संदर्भ है, प्रकृति किसको बोलते हैं और पोषण किसको बोलते हैं? प्रकृति से अभिप्राय है आनुवंशिक, और पोषण क्या मतलब होता है? वातावरण। आनुवंशिक और वातावरण को ही प्रकृति और पोषण बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, देखेंगे। हमारे आसपास का वातावरण। अगला है जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। अगला दिया है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। अगला है भौतिक और सामाजिक संसार में जटिल शक्तियां। तो जो प्रकृति और पोषण के अंतर्गत प्रकृति है, इससे क्या अभिप्राय होगा? क्वेश्चन नंबर जो 24 दिया है, क्वेश्चन नंबर 24 में जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, आनुवंशिक और वातावरण होता है प्रकृति और पोषण। तो जिसके अंतर्गत प्रकृति जो होता है वो आनुवंशिक होता है और जो पोषण होता है इसको वातावरण के साथ संबंध जोड़ा जाता है। तो इसमें आनुवंशिक या वंशानुक्रम बात एक ही होती है। इसीलिए ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं प्रकृति के संदर्भ में ये चीज बिल्कुल राइट होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त होगा, देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है इसमें संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है। अगला ऑप्शन दिया है सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जा सकता है। तो केवल वाली बात आ गई, निपात वाली बात आ गई, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया है जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। अगला ऑप्शन दिया है बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ये चीज आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? निगेटिव बात पूछी गई है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। इसमें जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही नहीं है, देखेंगे। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। सॉरी दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो केवल वाली यहाँ पे निपात आ गया, ये वाली बात नहीं होगी। केवल बच्चे कक्षा से ही नहीं, समाज से भी, अपने आस पड़ोस से, अपने घर से, हर जगह से सीखते हैं। तो ये वाली बात गलत हो जाएगी, लेकिन यहाँ निगेटिव ही पूछा गया है, शायद ये सही हो। लेकिन आगे देखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार हों। अगला है बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। ये वाली बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी, ये वाली बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला ऑप्शन क्या दिया है? बच्चे सीखते हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ये वाली बात भी सही हो जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछा है? बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया, तो जो पहला ऑप्शन दिया है बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, ये वाली चीज सही नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 26 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे।
प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। अगला ऑप्शन दिया है प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। अगला ऑप्शन दिया है बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। अगला है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। तो प्राथमिक स्तर शिक्षक जो होता है वो अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। बच्चों के लिए उनकी रुचियों के अनुसार, जो बच्चे हों उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है? यहां से क्वेश्चन एक बार जरूर आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिकरण कौन सी एजेंसी नहीं है, सामाजिकरण से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। आप लोग इस टॉपिक को भी पढ़ के जरूर जाइए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? पहला ऑप्शन दिया है परिवार, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है आनुवंशिकता, चौथा है राजनीतिक दल। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा परिवार। परिवार ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक कौन होता है? ये परिवार, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये तीनों ये चीज गलत हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्यों? बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्यों? क्योंकि देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। अगला है छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। अगला है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अगला है बच्चे अपने काम जल्दी से करने में समर्थ होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का जो होगा आपका राइट आंसर कौन होगा? आप सभी इससे परिचित होंगे कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण क्यों माना जाता है? क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, ये वाली चीज होती है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया है, इसमें शिक्षक का काम कम हो जाता है, ये वाली कोई भी बात नहीं होगी। और क्या होगा, छोटे समूह में कुछ बच्चे दूसरे बच्चों पे हावी होने वाली, ये भी कोई बात नहीं होगी। बच्चे अपना काम जल्दी से करने में सामर्थ होते हैं, ये वाली बात भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अंतिम क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर 2015 का। देखेंगे, औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा खाली स्थान का लक्षण प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन को एक बार फिर देखिए दोस्तों, लैंग्वेज थोड़ी टफ है इसकी। एक औसत बुद्धिलब्धि वाला बच्चा भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई महसूस करता है तो यह किस अधिगम अक्षमता की ओर संकेत करता है? ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है पठन अक्षमता या डिस्लेक्सिया जिसको बोलते हैं, और अगला ऑप्शन दिया है लेखन क्षमता या डिस्ग्राफिया, अगला ऑप्शन दिया है गणितीय क्षमता या डिस्कैलकुलिया, अगला है गति समन्वयक अक्षमता या डिस्प्रैक्सिया। तो दोस्तों पठन विकार या समझने संबंधी जो अक्षमता होती है, आप सभी को मैंने बहुत बार बताया है कि ये कौन सी होती है, पठन अक्षमता या डिस्लेक्सिया इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर 2015 में पूछे गए थे। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। वीडियो को दोस्तों शेयर भी करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।